हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। पार्ट 1 तक का वीडियो बना हुआ है, यानी पार्ट 1 वाला जो वीडियो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और जो साइंस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा है, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से और ध्यानपूर्वक उसको माइंड में रखेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो पार्ट 1 बना हुआ है, तो इसी चलते यहाँ पे पार्ट 2 है, जो कि क्वेश्चन नंबर आप लोग को 23 से दिख रहा है। तो 1 से 22 तक अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किन्हीं दो गुण को लिखें। चुंबक क्षेत्र रेखा के गुण बताना है। जैसे में चुंबक क्षेत्र रेखा यही होता है, ठीक है ना। ये आपका इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ये चुंबक क्षेत्र रेखा होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुण को लिखे। तो पहला गुण आपका क्या है कि ये रेखाएं बंद वक्र होते हैं। अभी देखें ना यहाँ पे कि यहाँ पे जो बना हुआ है, तो देखिए ये वक्र का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये जो वक्र है आपका क्या है, बंद है ना। देखिए एक तरह से बंद ही है, देखिए यहाँ पे ये बंद है, तो इसी चलते इसको बोला गया बंद वक्र। तो ये रेखाएं बंद वक्र होते हैं। और दूसरा है कि जहाँ पर रेखा एक दूसरे के निकट होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा, ठीक है ना। अगर जिसका क्षेत्र रेखा एकदम नज़दीक नज़दीक हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ताकतवर होगा। प्रबल का मतलब ताकतवर होगा, ठीक है। और तीसरा है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये था इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि 23 अभी करवाएं। अब 22 और से पहले वाला जितना क्वेश्चन है पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे। 24 क्वेश्चन है कि ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है जब तापक्रम नियत रहे। तो देखिए, ओम के नियम के बारे में पढ़ना है तो इस चैनल पे ओम के नियम के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। तो उस वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो यहाँ पे तो छोटा ही करके लिखवाया जाएगा। लेकिन वो जो ओम के नियम अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल पर ओम के नियम के बारे में पूरा डिटेल से लिखा गया है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है जब तापक्रम नियत रहे। अगर टेम्परेचर को फिक्स रखा जाए तो उसका जो राशि होगा वो अचर रहता है, मतलब उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तभी तो यहाँ फार्मूला होता है आई बराबर वी आर। देखिए आई बराबर वी आर लिखा हुआ नहीं, यही बता रहा हूँ, ओम का नियम यही है। तो ओम के नियम में जब तापक्रम नियत रहता है, यानी ओम के नियम में क्या कहता है कि जब टेम्परेचर नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, तो चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा, चालक मतलब कोई तार वायर, तो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है कि कोई भी तार का कटा हुआ भाग, ठीक है ना, उसको जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है, पेड़ के तना का अगर काट देते हैं तो देखते हैं पेड़ के जो तना काटता है उसको सर्किल टाइप का तना पर जो बैठने जैसा जो बन जाता है, तो उस तना पर सर्किल सर्किल टाइप का ऐसा ऐसा टाइप का आपका बन जाता है। तो यही एक तरह से अनुप्रस्थ काट हो जाता है। तो यहाँ पे तार बोला है, तो तार को भी जब काटेंगे तो वहाँ पे भी अनुप्रस्थ काट का ये आकार बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही बोला था कि ओम के नियम में जब तापक्रम नियत रहता है तब चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की लंबाई भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। दोनों का जो टेम्परेचर अगर नियत रहेगा तो उसका क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यही बोलता है ओम के नियम में कि आई बराबर वी बटा आर, सॉरी आई बराबर वी आर, यानी कि वी बराबर आई बटा आर। चलिए, क्वेश्चन 25 है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक को परिभाषित करें, इसकी इकाई क्या है। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो अपवर्तनांक किसे कहेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति, देखिए निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति, और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति, ये दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक बराबर फार्मूला भी अगर हो जाएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। वही तो बात हो गया। तो यही चीज़ को यहाँ पे लिखना है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात होता है, यानी बटा होता है, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बड़े बांधों के निर्माण में आने वाले समस्याओं को लेकर। जब बड़ा बड़ा बांध अगर कहीं पे बनता है तो उससे समस्या क्या क्या आती है, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आने वाले अगर बड़े बड़े बांध बनाया जाए तो उसमें समस्या क्या आती है। पहला समस्या कि सामाजिक समस्याएं क्या होती है कि बड़े बांध के निर्माण में
पर्याप्त मुआवजे के बिना बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासियों को विस्थापित कर देती है। सामाजिक समस्या ही होता है कि अगर बड़ा बड़ा बांध बनेगा तो बड़ा बड़ा बांध बनने से क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता है। मुआवजा भी मिलता भी हो तो बड़ी संख्या में नहीं मिलता है। ज़मीन अगर पूरा में है ना, तो अगर मान लीजिए कहीं पे बांध बनाना तो उसके किसी न किसी किसान के तो ज़मीन पे ही बनेगा, तो वहाँ पे मुआवजा जितना दिन लायक रहेगा तो मुआवजा नहीं मिलता है। और इस तरह से किसान को वहाँ से विस्थापित भी कर देता है, उसको वहाँ से हटा भी देता है कि चलिए इस ज़मीन पे बांध बनेगा, उसको मुआवजा थोड़ा कम दे करके ज़मीन को हड़प लेता है। तो ये बताइए समस्या वाला बात है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक समस्या क्या होती है कि बड़े बांध के निर्माण से भारी मात्रा में जनता का पैसा भी लग जाता है। आर्थिक समस्या कि बड़ा बड़ा बांध रहेगा, तो अगर जहाँ पे बड़ा बांध रहेगा तो भारी मात्रा में जनता का पैसा, अब बांध बनेगी तो बांध बनाने के लिए सरकार तो पैसा देती ही है, लेकिन अगर सरकार पैसा देती है तो अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो जनता से ही तो खींचेगी। कुछ कुछ टैक्स बढ़ा देगा, कुछ इस पे ले लेगा, इसी करके जनता का भी पैसा क्या करता है, लगवा देता है। ठीक है, तो यही तब बड़ा बड़ा बांध बनाने के लिए आने वाली समस्या कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। अब जिसमें आँख है तो आँख के अंदर जो प्रकाश आता है तो प्रकाश को नियंत्रित करना चाहिए ना जी। देखते हैं कभी कभी अंधेरा रूम में से अगर ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो आंख बंद रहता है, ज़्यादा खोल नहीं पाते हैं। और ये चाहे ज़्यादा लाइट से अगर रूम में आता हो तो अंधेरा लगता है, तो आखिर उसको कोई ना कोई तो आंख को मेंटेन करने के लिए अंदर बैठा हुआ है। ऐसा तो है कि अगर अंधेरा में से भाई धूप में जाए तो लो मेरा आंखें खराब हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। उसको लाइट को अंदर धीरे धीरे भेजने का भी तो काम करता है। तो यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार से आखिर कंट्रोल किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पे करने के लिए क्या होता है, आइरिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आइरिस ही मेन चीज़ है। आइरिस अपने आकार को समायोजित करके, समायोजित मतलब उसको सिकुड़ लेता है, समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका की एक पतली झिल्ली होती है जो पुतली को नियंत्रित करता है, जो बदले में आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब आइरिस क्या होता है कि आइरिस ही तो सिकुड़ता है, बढ़ता है। अगर ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे तो जो आइरिस होगा, आइरिस को ही परितारिका बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आइरिस जो होता है, आइरिस की जो मतलब आइरिस जो होता है, जो काला वाला पार्ट होता है ना, वही होता है आइरिस। और आइरिस के आगे जो एक पतला झिल्ली होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो आइरिस ही क्या करता है, जो काला वाला पार्ट है, तो वही आइरिस कभी कभी क्या होगा, बड़ा होगा या कभी कभी सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ता कभी छोटा कब हो जाता है, जब हम लोग लाइट में जाएंगे ना तो छोटा हो जाता है, और जब अंधेरा में आएंगे तो धीरे धीरे फैलने लगता है। फैलने का मतलब इतना भी नहीं फैल जाता कि आँख के बाहर निकल जाए, उतना ही फैलता है कि जो आँख तक ही रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से नेत्र जो है अपने प्रकाश को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती में एक पाई छूट गया है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में से आप क्या समझते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब जो हम लोग को घर में करंट आता है, जहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है, तो जो हम लोग को करंट आ रहा है वही होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि AC बोलते हैं। और जो करंट बैटरी से हम लोग जो घर में लाते हैं, जो बैटरी के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, DC बोलते हैं। जो बैटरी के थ्रू लाएंगे उसको DC बोलते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं, पहले इसको डिफाइन बताओ, इसके बारे में फिर अंतर भी बताना है। तो अंतर भी क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि वह विद्युत धारा जो समय समय पर अपनी डायरेक्शन को बदलेगी, अपना डायरेक्शन को बदलते रहेगा। अल्टरनेट करंट में क्या होता है कि अपना डायरेक्शन बदलते रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक बार आगे और एक बार कहाँ होता है, पीछे होता है। इसका फिगर से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे करंट गया है, ये अल्टरनेटिव करंट का फिगर है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे टाइम बताएगा, ये आपका टाइम बताएगा। तो पहले क्या गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, इस प्रकार से चलता है। तो ये आपका अल्टरनेट करंट है, जो कि बिजली उत्पादन होती है। तो हम लोग के जो घर में बाहर से जो करंट आ रहा है वही अल्टरनेट करंट होता है। और DC करंट में क्या होता है कि वह विद्युत धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, जिसकी ध्रुवीयता यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव समय के साथ नहीं बदलती है, इसमें टाइम नहीं बदलेगा। देखिए जैसे में यहाँ पे टाइम है, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है, जैसे मैं देखिए टाइम हो गया। अब इसके साथ ये जो आपका जा रहा है ये वाला, देखिए ये बदलेगा नहीं, एकदम सीधे जाते रहेगा, देखिए कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अल्टरनेट करंट में क्या होगा कि अगर ऐसे रहेगा तो ये ऊपर नीचे ऐसे करके जाएगा। तो अल्टरनेट करंट की दिशाएं बदलेगी, लेकिन दिष्ट धारा जो घर में बैटरी वाला जो धारा था उसका जो डायरेक्शन वो नहीं बदलता है, ठीक है। ये था दोनों का डिफाइन। और दोनों में अगर अंतर पूछा जाए, अंतर पूछा हुआ है, तो अंतर अगर देखा जाए तो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा में अंतर देखेंगे कि धारा का मान
तथा दिशा समय के साथ बदलता है। अभी तो देखे अल्टरनेट करंट, यही तो एसी है, अल्टरनेट करंट। एसी हो जाएगा दिष्ट धारा, दिष्ट करंट मतलब कि बैटरी वाला। तो अल्टरनेट करंट में क्या होता है कि धारा का मान दिशा के साथ बदलेगा, डायरेक्शन तो बदलेगा, जैसे जैसे अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो उससे उसका डायरेक्शन भी बदलेगा। इसे आसानी से डीसी में बदल सकते हैं। देखिए जो अल्टरनेट करंट होगा, जो घर में करंट होगा, उसको हम लोग आराम से बैटरी वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से डीसी बना सकते हैं। जैसे में डीसी बनाने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि घर में करंट आ रहा है, अब उस करंट में अगर हमको चार्जर करना है मोबाइल, तो मोबाइल चार्जर के लिए अडेप्टर खोजते हैं ना करंट में, तो अडेप्टर खोजते हैं तो क्या अडेप्टर से क्या निकालता है, अडेप्टर से डीसी करंट निकलता है। एडाप्टर से डीसी करंट निकलता है, ना कि एसी करंट। और डीसी करंट निकालने में क्या हम लोग को भार पड़ा, बस जाके एडाप्टर खोजिए, हम लोग को डीसी बन गया, तुरंत डीसी बन गया। तो यही बोल रहा है कि इसे आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, मतलब बैटरी वाला करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक भी होगा। हाँ जी, अल्टरनेट करंट तो घातक ही होगा ही। अल्टरनेट करंट जो बाहर से करंट आ रहा है, वो देख तो थोड़ा सा हाथ में टच होता तो लगता है कि बाल खड़ा हो जाता है, बिना कंघी के ही बाल झरा जाता है ना। कहीं ड्यूटी जाना तो करंट लगवा लीजिए, बाल झरा जाएगा अगर कंघी ना मिले तो, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। चलिए अगला दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा में क्या होता है कि यह केवल धारा का मान तो बदलेगा, वोल्टेज बदलते रहेगा, लेकिन दिष्ट धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, डायरेक्शन को नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन को ये नहीं बदलेगा। दिष्ट धारा में धारा का मान बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बदलेगा। और इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। अब एसी में बदलना तो कठिनाई, बैटरी है, अब बैटरी से हमको एसी निकालना है। मतलब अगर मान लीजिए कि बैटरी है, अब बैटरी को अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को छुएंगे तो हम लोग को करंट नहीं मारेगा, लेकिन उससे जो एसी निकालेंगे ना उसमें करंट मारेगा। अब जैसे बैटरी है, अब बैटरी से बताइए एसी में बदलने में कठिनाई है कि नहीं। अब उसको लिए हमको इन्वर्टर लाना पड़ेगा, इन्वर्टर ला के जोड़िए, फिर इन्वर्टर वो भी लाएंगे तो उसको जोड़ेंगे, फिर वहाँ से एसी मेरा निकलेगा। तो उसके लिए हमको प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा तभी होगा। ये हो गया मेरा दिष्ट धारा। और इस क्या होता है कि यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है, मतलब ये घातक भी कम होगा, इससे हम लोग को उतना खतरा उतरा नहीं होगा, इसके लिए वे कम खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, सो उदाहरण व्याख्या करें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, तो उसको उदाहरण के साथ बताना है, उदाहरण के साथ बताना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्त, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो कि अम्ल और साथ में क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा, कभी अम्ल बना देगा तो कभी क्षार बना देगा, दोनों इसमें कंबाइन करेगा। जिसमें लड़कियां लोग कैसे होती है, कभी नखरा उठाती है, कभी नखरा को झेलती भी है। तो एक तरह से वही है यहाँ पे, लड़कियां लोग को कोई नहीं समझ पाया, कब उसका मूड चेंज हो जाएगा किसी को नहीं पता होता है। ऑटोमेटिक कब अच्छा बात भी बोलोगे तो उसको थोड़ा तकलीफ ही लगेगा, तकलीफ वाला बात बोलेगा तो तकलीफ तो लगेगा ही। तो वो कब अपना क्या बोलते हो पार्टी बदल लेती है किसी को पता नहीं चलता है। उसी बात इसमें भी है, इस उभयधर्मी अक्सर तो लड़की लोग को उभयधर्मी हम लोग कह सकते हैं, एक तरह से वही तो कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, कभी अम्ल बना देगा कभी क्षार बना देगा। और यह अम्ल के साथ क्षारक की तरह, अम्ल के साथ मिल जाएगा ना तो वह क्षारक की तरह काम करेगा, और क्षारक के साथ मिल जाएगा तो अम्ल की तरह काम करेगा। लड़कियां लोग में ही ना होता है, अगर लड़की लोग को थोड़ा बड़ाई कर देंगे तो उसके साथ मिल जाएगी कि अरे वाह मेरे तारीफ कर रही है। अगर वही लड़की जो बड़ाई की थी, अगर वही लड़की उसका बुराई कर दे, बस अब वही लड़की उसके लिए बेकार हो जाएगी। हो जाता है ना, बिल्कुल वही है, एकदम सेम टू सेम है। अगर लड़की का एग्जाम्पल ले लिए, अगर उसके बारे में समझ गए तो ये समझ गए, उभयधर्मी ऑक्साइड बिल्कुल वही है ना। वही बात यहाँ पे आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे यही बोला था कि अगर अम्ल के साथ क्षारक, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो देखो ना क्षारक बना देगा, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करा देंगे ना तो अम्ल बना देगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। उदाहरण आपसे पूछा था तो उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दे। अगर जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डाला जाए, जिंक जो होता है जिंक को आयरन सल्फेट में डाल दे तो ये क्या होगा, इसका भी समीकरण बताना है। तो जहाँ पे भी समीकरण पूछेगा तो एग्जाम में तो आपको समीकरण लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि समीकरण पूछा तब तो लिखना पड़ेगा। जिंक लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक जो है ना लोहे की तुलना में बहुत जल्दी अभिक्रियाशील हो जाता है। इसलिए जब आयरन सल्फेट के घोल में, आयरन सल्फेट के घोल में जब जिंक को डालते हैं ना तो आयरन सल्फेट के घोल का रंग बदल जाता है और ये भूरा टाइप का हो जाता है, और आयरन का ये ग्रे, देखिए यहाँ पे ग्रे यानी कि भूरा टाइप का बन जाता है, और जिंक जो है जिंक सल्फेट का रंगहीन घोल बन जाता है, मतलब कोई कलर नहीं पता चलेगा, ग्रे कलर का बना देता है। ठीक है ना।
तो यही क्वेश्चन पूछा था कि जिंक को अगर आयरन सल्फेट से मिलाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसका देख लें कि क्या यहाँ पे हो रहा है। समीकरण है, समीकरण को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग को तो पता है कि शराब पीने से क्या होता है। सभी के गाँव में जहाँ से भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्रत्येक गाँव में ना शराबी व्यक्ति आपको लोग मिलेंगे। अब तो घर घर में भी शराबी व्यक्ति मिल जाते हैं, प्रत्येक घर में कोई ना कोई शराबी होते हैं। लेकिन कोई कोई घर में होते हैं, 100 में से 70% के घर में शराबी मिल ही जाते हैं। लेकिन प्रत्येक गांव में तो एकदम मिलेंगे। ऐसा किसी का गांव नहीं होगा जहां पे एक भी शराबी व्यक्ति नहीं होगा, है ना। अगर वो शराबी व्यक्ति नहीं है तो सोचिए कि वहाँ पे भगवान का वास है, वहाँ पे खुद भगवान प्रकट हो गए हैं उस गांव में। लेकिन ऐसा तो गांव ही कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। तो शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखा गया है कि शराब पीने से अनेक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होंगे। जैसे एल्कोहल उत्तेजक पदार्थ है। देखो, शराब को एल्कोहल भी कहते हैं। शराब एक तरह से एल्कोहल है। तो एल्कोहल क्या उत्तेजक पदार्थ है जिसे पीने पर व्यक्ति मानसिक और शारीरिक संतुलन को खो बैठता है। देखते शराब पी लेते हैं ना तो मानसिक और शारीरिक संतुलन सब खो बैठेंगे, चलते चलते गिर भी जाते हैं क्योंकि उनका मानसिक स्थिति कंट्रोल में नहीं है और शरीर को संभाल नहीं पा रहे हैं और गलत कार्य करने के लिए ही प्रेरित होते हैं। गलत कार्य नहीं करते। देखते बिना मतलब में गाली गलौज और किसी अच्छे व्यक्ति को अगर गाली दे देते हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, बिना मतलब में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और लड़ाई होने का कारण कौन बना, शराबी व्यक्ति बन गया, हो जाता है ना। तो गलत कार्य भी करने चले जाएंगे और अधिक मात्रा में शराब पीने पर व्यक्ति होश खो देता है, उसको होश नहीं रहेगा। और जो शराबी व्यक्ति होते हैं ना, ठंडा के दिन में भी अगर नाली में गिरा रहे तो उसको लगे कि हम सोफा सेट पे ही सो रहे हैं, और गर्मी के दिन में अगर नाले में गिर जाए तब तो लगे कि हम एसी में दम आराम से सो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शराबी व्यक्ति के पास ही ऐसा होता है, अच्छे व्यक्ति को तो नहीं होगा। तथा लीवर तो खराब होने से मौत हो भी जाएगी, लीवर तो खराब होगा ही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। अपमार्जक एक तरह से देखा जाए तो सर्फ समझ लीजिए, सर्फ को ही अपमार्जक बोलते हैं। तो जो घर में सर्फ होता है तो अपमार्जक सर्फ को मान लीजिए। साबुन तो खैर आप लोग जान ही रहे हैं, 2-3 बार जो चेहरा साफ आप लोग करते हैं उसी को साबुन बोलते हैं। तो अपमार्जक ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि साबुन कठोर जल के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं बना पाते हैं। साबुन का बहुत अधिक भाग जल की कठोरता को दूर करने में ही खर्च हो जाता है। जैसे में देखते हैं साबुन क्या होता है कि जल के साथ उतना मात्रा में झाग नहीं बनाता है। जैसे में अगर साबुन है, साबुन देखिए साबुन उतना झाग बनाता है, फेन बनाता है उतना नहीं बनाएगा। लेकिन सर्फ ना फेन ज़्यादा बना देता, थोड़ा सा डालिएगा, हाथ से 2-3 बार हिला दिए ना तो वो झाग बना देता है। तो वहाँ पे यही कह रहा है कि साबुन का बहुत अधिक भाग जल की कठोरता को दूर करने में खर्च हो जाता है। अब साबुन का अधिक भाग, अब जल को कठोरता, जैसे मान लीजिए कॉलर किसी का है तो कॉलर पे अगर मान लीजिए कि गंदगी बैठा हुआ है, अगर उसको हमको साफ करना तो साबुन लगड़ते रहिए, हाली साफ नहीं होगा। लेकिन अगर सर्फ का थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे डाल के लगड़ दीजिए, साफ हो जाता है। तो वही तो बोल रहा है कि अगर जल की कठोरता को दूर करने में खर्च हुआ, साबुन आधा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। अपमार्जक क्या करता है कि कठोर जल के साथ भी पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। अपमार्जक क्या करता है, कितनों गंदा चीज रहे आराम से उसको क्या करता है, साफ कर देता है। यही बता रहा है। इसके अतिरिक्त अपमार्जक का आर्द्रता गुण साबुन से अधिक होगा ही, और यही कारण है कि अपमार्जक ने अब साबुन का स्थान ले लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। तो आयनिक यौगिक जो होता है वो धन और ऋण यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन, पॉजिटिव और निगेटिव आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से मिल के बने होते हैं तथा ये आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं, और इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। अब जैसे देखिए आयनिक यौगिक का गलनांक कुछ होता है, जैसे आयनिक यौगिक कहने का मतलब एक लोहा ही ले लीजिए, एग्जाम्पल से लोहा ही समझिए। लोहा में क्या होता है कि एकदम उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आकर्षण बल होता है, एकदम मजबूत होता है, एकदम नज़दीक में होता है, तभी तो लोहा इतना ताकतवर है। अगर वो दूर दूर रहता इलेक्ट्रॉन, अगर नज़दीक में नहीं रहता, दूर दूर रहता, तो उसको हम लोग हाथ से ही आराम से मोड़ देते हैं कि नहीं। लेकिन जो लोहा होता है उसको क्या करते हैं, अगर उसके ऊर्जा को कम करवाना, अगर मान लीजिए कि उसको दम एनर्जी उसको कम करवा दे, तो एनर्जी कम करवाने के लिए क्या करेंगे, लोहा को एकदम गर्म कर देंगे। जैसे ही लोहा को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भागना चालू करेगा। अब भागेगा तो दूर दूर भागता रहेगा, तो वहाँ की स्थिति क्या बन जाएगी, कमजोर बन जाएगी। उसके बाद आप एक हथौड़ी से मारिए ना, उसका रूपे चेंज हो जाएगा, हो जाता है ना। यही चीज इसमें होता है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन है हीरा विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक, ऐसा क्यों? हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, हीरा जो है, हीरा में अगर करंट देंगे तो करंट पास नहीं होगी, लेकिन ग्रेफाइट में होता है जो कि दोनों अधातु है, दोनों अधातु है, हीरा भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन और अधातु का खासियत होता है कि एक दूसरे से करंट पास नहीं होना। तो हीरा में तो खैर करंट पास नहीं होगा, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें करंट क्यों पास हो जाता है, सुचालक क्यों है? जिसमें करंट पास होता है, जिसमें हीट पास होता है, उसी को तो सुचालक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हीरा विद्युत का कुचालक है। क्यों कुचालक है? कुचालक को इंसुलेटर बोलते हैं। कुचालक है क्योंकि इसके सभी कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से मजबूती से बंधे होते हैं, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से घिरा होता है। तो इसके जो हीरा जो होता है, हीरा का जो कार्बन है वो परमाणु जो उसका होगा 4 अन्य परमाणुओं से मजबूती से जुड़ा रहेगा, जिससे इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत में क्या हो जाता है, इसमें क्या देखेंगे कि जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु की केवल 3 ही अंक से जुड़ता है, वो 3 ही गो से जुड़ेगा, 3 ही परमाणु से जुड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया, कार्बन 3 ही से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा होता है ना, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करता है। इसलिए ग्रेफाइट क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। 4 बॉन्ड से घिरना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड से है, तो ये वो कहाँ गया, तो वही एक कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और यहाँ पे ही वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने में, यानी विद्युत प्रवाह करने में मदद कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि आपका संरचना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आने की संभावना रहता है। तो संरचना सूत्र बनाने के से पहले आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए। अगर जिसको सूत्र पता हो जाएगा तो संरचना सूत्र आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र देखिए, बुक में सूत्र नहीं था, तो सूत्र यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को डायग्राम बनाने में ईजी हो जाए। जैसे पहला ब्रोमोप्रोपेन, तो ब्रोमोप्रोपेन का जो सूत्र होता है C3H7Br, C3H7Br। तो देखिए यहाँ पे C1 2 3 को C लिख देना है, और कार्बन 4 बॉन्ड से घिरता है, कार्बन 4 बॉन्ड से घिरता है। बॉन्ड मतलब ये जो लाइन लाइन दिख रही है इसी को बॉन्ड बोलते हैं। तो 4 बॉन्ड से कार्बन घिरेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या को 7 को, तो सब पर एक को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 को बैठेगा। एक जो बच गया तो Br है, तो Br के को लटका दीजिए। तो देखिए 4 बॉन्ड से सगरो घिर गया ना, सगरो 4 को से घिर गया। तो यही आपका यहाँ पे सूत्र यहाँ पे बना हुआ है। अब जैसे प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल को C3H6O होता है, तो इसको देखिए कार्बन 3 गो अपना हो गया, हाइड्रोजन 6 गो है, तो सब पर बैठा दिया। एगो ऑक्सीजन था, तो जो बच गया वहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे अगर डिटेल से पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगा, देखिए इसमें डबल बॉन्ड लगा, बाकी इस समय सिंगल बॉन्ड है, इस समय देखिए इस समय सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड क्यों लगा हो, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे तो समझ में उतना नहीं आएगा। इसके लिए आगे आपको क्लास 4 चैप्टर में पढ़ना है, कार्बन एवं इसकी यौगिक, उसी चैप्टर में आप लोग को वहाँ पे संरचना सूत्र बनाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्यों डबल बॉन्ड लगा, क्यों ट्रिपल बॉन्ड लगता है, 3 बॉन्ड तक लगता है। ठीक है, जब यहाँ कार्बन की संख्या 4 होता है, लेकिन 4 में से 4 कंप्लीट नहीं होता है, तो उसके लिए हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। कहीं पे कार्बन पे एक ही लाइन खिंचा है, एक ही बॉन्ड से बना, तो वहाँ पे 4 चाहिए ना, तो 3 बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए थोड़ा डिटेल से चैप्टर में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। चलिए हेक्सेन है, हेक्सेन का सूत्र क्या होता है, तो देखिए तीसरा थोड़ा नीचे है, तीसरा यहाँ पे हट नहीं रहा था। तो हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14, यहाँ पे C6H14। तो यहाँ पे भी कार्बन 6 दे करके 14 यहाँ पे लगा दिया। अगर कहीं पे हाइड्रोजन और घट जाता तो वहाँ पे बॉन्ड की संख्या बढ़ा देते, बॉन्ड बढ़ा देते, डबल कर देते, तो हो जाता 4 बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खुद कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट कर दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए बेंजीन, बेंजीन का सूत्र बहुत बार पूछता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, और इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, इसका ना संरचना ही अलग बनता है। तो इसका संरचना आप लोग देख लो कैसे बना हुआ, बिल्कुल इस प्रकार से ही बनेगा। चलिए एक है प्रोपीन, तो प्रोपीन देखिए, प्रोपीन का यहाँ पे इस पेज में जगह नहीं था, तो प्रोपीन का हम छोड़ दिए हैं, जो कि आप लोग खुद यहाँ पे ट्राई कर लेना। प्रोपीन का हम यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं कि प्रोपीन का सूत्र C3H6 होता है। तो चलो यहाँ पे देख ही लो, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे 3 को कर देंगे, हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 यहाँ पे कर देंगे, 3 यहाँ पे कर देंगे, 4 यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे 5 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिए 6 कर दिए। लेकिन यहाँ पे घट गया ना, है देखिए यहाँ पे घट गया, कितना बॉन्ड घट गया, एक यहाँ घट गया, यहाँ घट गया, डबल बॉन्ड घट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जब घट रहा है तो क्या करेंगे, C यहाँ पे लगाइए, C यहाँ पे लगाइए, C यहाँ पे, डबल बॉन्ड घट रहा है तो कहीं पे आप पहले डबल बॉन्ड दे दो। तो चलो मान लो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लग गया, तब इस कार्बन के पास तो 2 ही बॉन्ड और चाहिए ना, तो एक
हाइड्रोजन यहाँ पे कर देंगे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे कर दो, तो टोटली 4 बॉन्ड से तो घिर गया। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ई कार्बन में देखेंगे तो 1 2 3 है, 3 यहाँ पे बना हुआ, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो टोटल आपका यहाँ पे लग गया। इसके पास एक ही बॉन्ड है, देखिए इसके पास एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, सब पर 4 बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन भी टोटल आपका 6 गो लग गया ना। तो इस प्रकार से टोटल आपका इसका संरचना सूत्र बन जाएगा। चलिए 35 के बाद चलते हैं 36 है डीएनए आनुवंशिकता का आधार है कैसे, डीएनए आनुवंशिकता का आधार है कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सब तो इंपॉर्टेंट ही करवा रहे हैं। तो डीएनए आनुवंशिकता का आधार है क्योंकि यह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है, जो हम लोग के शरीर में जो जीन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रत्येक व्यक्ति का जीन में, क्योंकि जीन का ही काम होता है कौन अंग को कहाँ पे बनाना है, क्या उसको आँख कितना बड़ा रखना है, कान कहाँ पे देना है, अंगुली कहाँ पे देना है, ये सब जीन ही होता है। जीन किसके अंदर होता है, डीएनए, क्योंकि डीएनए किसके अंदर, तो गुणसूत्र के अंदर, जो कि हम लोग के ही अंदर तो है। तो क्या करता है जीन का, डीएनए का काम क्या होता है कि डीएनए आनुवंशिकता का तो आधार है क्योंकि यह आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, उसकी नकल करता है और उसके अगले पीढ़ी तक पहुंचाता है। नकल तो करेगा, जिसमें कोई माता पिता है, बच्चा को जन्म देना है तो माता पिता का डीएनए बच्चा से तो मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि माँ का कान अगर यहाँ पे है तो बच्चा का भी कान वहाँ पे होगा। अगर माँ का देखते हैं, माँ का जो नाक होता है वही कभी कभी बच्चा से भी मिल जाता है, माँ का जो चेहरा वही बच्चा से मिल जाता है, तो वही डीएनए इसका मेन रोल निभाता है। तो वही तो बता रहे कि उसका क्या करता है, नकल करता है और नकल करके अगले पीढ़ी तक पहुँचा देता है, जिससे माता पिता के लक्षण बच्चों में आ जाते हैं, उनका गुण इसमें मिल जाता है। तो ये सब काम किसका होता है, डीएनए का ही होता है। इसमें मौजूद जीन प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं जो जीव के शरीर सभी कार्यों, विकास और लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की श्वसन और दहन में कोई 2 अंतर बताने। यहाँ पे हम 4 अंतर लिखा हुआ है, तो आप लोग को कोई 2 ही याद कर लेना है, लेकिन 2 3 4 याद कर लेंगे तो याद कर लीजिए। हो सकता है 5 नंबर वैसा क्वेश्चन दे दे, तो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर दे दो तो आपको 2 अंतर नहीं, आपको 4 अंतर तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो श्वसन और दहन में 2 अंतर है, तो 2 अंतर है तो 2 नंबर में ही देगा। तो अंतर क्या है, श्वसन मतलब सांस लेना और दहन मतलब कोई आग जल रही है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है तो समझिए। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, लेकिन यह एक अजैविक क्रिया है। दूसरा, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होगा, तो इसमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होगा। आप लोग को पता ही होगा, आग जल रहा है तो उससे कंबाइन कर लीजिए। श्वसन में क्या होगा कि इसमें निकली ऊर्जा एटी के रूप में, एटीपी के रूप में रहेगा। हम लोग को जो शरीर से ऊर्जा निकल रहा है एटीपी रहेगा, लेकिन दहन से जो निकलेगा उसमें प्रकाश और टेम्परेचर दोनों होगा। फिर है चौथा, यह एक नियंत्रित क्रिया तथा कम ताप पर होती है। यह एक नियंत्रित क्रिया और कम ताप पर होगा, इसका टेम्परेचर कम चाहिए, लेकिन दहन के लिए कोई भी चीज़ को लहकाने के लिए अनियमित क्रिया और इस पर उच्च तापक्रम चाहिए, है ना, टेम्परेचर हाई रहेगा तभी तो जलेगा, है ना। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। इस आज पार्ट 2 का एक क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट है, फिर हम लोग पार्ट 3 जो कि 39 से लेकर के आएंगे कल के वीडियो में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि इन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे। तो 4 पादप हार्मोन कौन कौन है, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकानिन, चौथा एब्सिसिकम, जो कि ये पेड़ पौधा का हार्मोन है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, था पेड़ पौधा में इस प्रकार से आपका ये 4 हार्मोन है। तो दोस्तों यही था आप लोग का पार्ट 2, आप लोग को अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। और आप लोग जरूर कोशिश करिएगा दोस्त कि जितना भी होता है आप लोग कंप्लीट करते चले, क्योंकि हम साइंस का 4 से 5 पार्ट जरूर बनाएंगे और जितना भी बनाएंगे सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद।